मैं डॉक्टर एम ए ख़ान आज आपको एस्थमा के बारे में बताना चाहता हूँ। एस्थमा होता क्या है? एक्चुअली एस्थमा जो आपके एक श्वास नली होती है, एयरवे, उसमें या तो सूजन आ जाती है या वो पतली पड़ जाती है। दूसरी चीज़, उसके अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस जम जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस जमने की वजह से आपको खांसी का आना या वीजिंग का पैदा होना इसके लक्षण बन जाते हैं। ये एस्थमा दो तरह का होता है, चाइल्डहुड और एडल्ट एस्थमा। दोनों एलर्जिक एस्थमा होते हैं, एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सटेंसिक जो होता है बाहरी गंदगी और कॉकरोच की वजह से होता है, और इंट्रेंसिक जो होता है आंतरिक, वो बाई केमिकल के ज़रिए होता है। सिगरेट स्मोक करते हैं उसकी वजह से होता है, और ये जेनेटिक भी होता है। एक्चुअली जेनेटिक किस कंडीशन में होता है कि अगर माँ बाप दोनों एस्थमेटाइटिस हैं, तो एस्थमे के मरीज़ हैं, तो बच्चे में 70 to 50% यानी 50 to 70% चांसेस बनता है कि वो एस्थमेटिक होगा। और अगर माँ बाप में एक इंसान एस्थमेटिक है, एस्थमा का मरीज़ है, तो उस कंडीशन में 30 से 40% यानी 30 to 40% चांसेस बनता है कि बच्चे में एस्थमा हो। अब एस्थमा को कई प्रकार में बांटा गया है। उसको दूसरी तरह से भी बताया गया है कि जैसे एलर्जिक एस्थमा क्या होता है, बाई डस्ट वगैरह या एलर्जी है आपको किसी चीज़ से, उससे हो जाता है। दूसरा बताया नॉन एलर्जिक में क्या कंडीशन होती है कि एक तो इलनेस महसूस होती है, मेडिकेशन वगैरह यानी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है आर कॉमन ट्राइगर फॉर नॉन एलर्जिक एस्थमा है। एक ऑक्यूपेशनल एस्थमा जैसे वीजिंग एंड कफिंग, चेस्ट टाइटनेस और डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथ, ये सारी कंडीशंस पैदा होती हैं। अब एक होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस, एक होता है एडल्ट ऑनसेट एस्थमा यानी इंसान को फर्स्ट टाइम डेवलप होता है, एक होता है एस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम। जब आप दोनों तरह की बीमारी से ग्रस्त होते हैं तब ये COPD की कंडीशंस में आता है, यानी आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इस कंडीशन में ये सीवियर एस्थमा कहलाता है। और जस्ट इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। एस्थमा अगर किसी इंसान को हो जाता है तो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ये छोड़ता नहीं है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम जो होता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, और कंटिन्यू खांसी आती है यानी लगातार खांसी आती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, वीजिंग एंड कफिंग, और चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है। अब इसका कारण क्या होता है? कारण जो होता है वो स्मोकिंग वगैरह इसका कारण है, एयर पोल्यूशन वगैरह इसका, जंक फूड वगैरह लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, धूप बत्ती वगैरह का धुआं वगैरह जो होता है, फैक्ट्री से धुआं जो निकलता है, खाने पीने की चीज़ों में जैसे एलर्जी है, उसको एग है, फिश है, सोयाबीन है, वीट है, एट्सेट्रा लाइक दैट। अब कंडीशन ये आती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो क्या ना खाएं, जैसे चावल है, मैदा है, चिकनी तली भुनी चीज़ें हैं, खट्टे अचार वगैरह हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, ठंडा पानी, ये सब ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और क्या खाएं, तो
खाने के लिए फिर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई फ़ायदेमंद है। विटामिन ए पालक में पाया जाता है, आम में, पपीते में, दूध में। अगर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन ए की कमी आपको महसूस नहीं होगी और इसकी कमी को पूरा करेगा। विटामिन सी में आप संतरा वगैरह है, ऑरेंज वगैरह है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई में शकरकंद आप ले सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉलनट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक कंडीशन ये आती है कि आप इसको टेस्ट कैसे कराएं, आप क्या करेंगे। तो टेस्ट कराने के लिए प्राइमरी स्टेज में आप क्या करते हैं कि अगर आपको डिस्कम्फर्टेबल महसूस होता है सांस लेने वगैरह में, तो आप जाते हैं चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे कराएं, उससे भी आपको पता लगेगा कि आप क्या है। पल्मोनरी लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों और श्वसन यानी रेस्पिरेशन की जांच होती है। और दूसरा एक होता है स्पायरोमीट्री टेस्ट। स्पायरोमीट्री टेस्ट क्या होता है कि मरीज़ कितनी तेज़ी से सांसें ले सकता है और कितनी तेज़ी से छोड़ सकता है, ये स्पायरोमीट्री टेस्ट होता है। एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। पीक फ्लू टेस्ट आता है एक। पीक फ्लू टेस्ट क्या होता है, वो फेफड़े कितना काम कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से सांस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकेशन में क्या करेंगे, मेडिकेशन में आप, मेरी अपनी सलाह है कि आप फ्लू वैक्सीन का इस्तेमाल करें साल में एक बार, और निमोनिया वैक्सीन का इस्तेमाल करें एक बार। ये मेरी हर इंसान से गुजारिश है जो भी सांस की मरीज से ग्रसित हैं, उनको अपना प्रिकॉशंस इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें ना खाएं जो सांस के प्रॉब्लम बन सके, सांस के मर्ज़ में वो चीज़ें खाएं जो सांस के मर्ज़ को फ़ायदा करें। लास्ट में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान एस्थमेटिक है और आपके सामने है और उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें। सबसे पहले उस आदमी को सीधा बिठाएं, लिटाएं ना, और उसकी पॉकेट को तलाश करें, क्योंकि अस्थमा का मरीज़ हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर कोई ना कोई स्प्रे रखता है, जैसे सेरेटाइड है, जैसे वेंटोलिन स्प्रे है, सॉल्ब्यूटामॉल टाइप का। तो वो चेक करें और उसको प्रोवाइड करें, और उसके बाद आप क्या करें, उसको हॉस्पिटल ले जाएं, हॉस्पिटलाइज करें। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करेगा और कंडीशंस को देख के उसको नेबुलाइजेशन देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नेबुलाइजेशन में क्या करते हैं कि 1 ml वेंटोलिन, 1 cc पल्मीकॉर्ड, 3 ml नॉर्मल सलाइन, ये हम फर्स्ट डोज देते हैं। इसके अलावा हम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंजेक्शन में हम ये कंडीशन देखते हैं कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम आईवी प्रोवाइड करते हैं, स्टेरॉइड्स यानी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेक्सामेथाजोन आईवी दे सकते हैं, डेक्सामेथाजोन आईएम भी दे सकते हैं, और सोलुकॉर्टिफ वगैरह देते हैं 100 mg का, उसको भी प्रोवाइड करते हैं। उसको आईवी या आईएम दे सकते हैं। सीवियर कंडीशन में हमेशा आईवी देना चाहिए। इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह सब जब वो ठीक होता है उसको सलाह देते हैं कि आप ये चीज़ इस तरह की टैबलेट इस्तेमाल करें, जैसे ओमेगा टैबलेट है, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह देते हैं। खाने पीने में उसको सलाह देते हैं कि बिल्कुल ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना, जो तुम्हें नुकसान हो, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना। टूना मछली खा सकता है, सोलेमन मछली खा सकता है, और बहुत कम तेल का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को खाने पीने में रखें और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। जिस चीज़ से उसको नुकसान होता है उस चीज़ को कतई इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा एक और सजेशन देते हैं, वो बहुत बड़ा सजेशन है हर अस्थमा के मरीज़ को, कि वो फ्लू वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगाए और इसके अलावा एक निमोनिया वैक्सीन का भी इंजेक्शन लगवाए। साल में ये एक बार दोनों वैक्सीन ले, फ्लू वैक्सीन प्लस निमोनिया वैक्सीन साल में ये एक बार ले लेगा तो वो अस्थमा का मरीज़ अपनी लाइफ को और अस्थमा के रोग को प्रोटेक्ट कर सकता है और इस तरह के सीवियर अटैक से वो बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं डॉक्टर एम ए खान एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अस्थमा के अकॉर्डिंग आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने क्वेश्चंस को लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा।